गुड इवनिंग क्लास। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंसेस के बारे में आपको वैसे भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस क्या होते हैं। टेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं काल। काल काल यानी समय। तो मतलब मैं टेंस को अगर बोलूँगा, टेंस का मतलब काल, और काल का मतलब क्या होता है? समय। यानी कि ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? टाइम से जुड़ा है, समय से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 3 तरीके का समय होता है। हम सब जानते हैं क्या कि दिन सिर्फ 3 तरीके के हो सकते हैं। क्या? एक होता है जो बीता हुआ है, बीता हुआ को हम पास्ट कहते हैं, यानी पास्ट टेंस। एक होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। तीसरा जो हमारा टेंस होता है वो है भविष्य, यानी आने वाला समय, यानी भविष्य काल, या फिर मैं इसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कह सकता हूँ। राइट? ये जो टेंसेस होते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो बच्चों, अगर बहुत नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हो कि आप पहले कोई बच्चा 9th क्लास में होगा, कोई 10th क्लास में रहा होगा, कोई 8th में रहा होगा, तो ये जो बच्चे पीछे वाली जो क्लास है इसके आने के बाद आप हो गए होंगे 9th वाला 10th में हो गया होगा, 10th वाला +1 में होगा, +1 वाला किस में हो गया होगा? +2 में हो गया होगा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप पहले पास्ट में थे, यानी उसके बाद आप प्रेजेंट में आज कौन सी क्लास में हो। कुछ बच्चे आज 10th में पढ़ रहे होंगे, कुछ 9th में पढ़ रहे होंगे, तो आज बच्चे वो प्रेजेंट टेंस में जी रहे। कुछ बच्चे 10th के बाद नेक्स्ट ईयर में आप लोग कितने में हो जाओगे? 11th में हो जाओगे। जो आज 10th में है वो कल को 9th में रहा होगा। राइट? तो ये जो 9th वाला बच्चा है वो आज किस में हुआ? 10th में हुआ। कल को किस में हो जाएगा? फ्यूचर में हो जाएगा, 11th में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब जो है टेंस और कुछ नहीं होता है, जस्ट आपसे रिलेटेड वो चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, वो आपकी टेंस से रिलेटेड है। यानी कि अगर अच्छा फर्दर मैं टेंस को क्लियर हो गया आपको। टेंस 3 तरीके के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसको भी हम आगे क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट होंगे, यानी पास्ट को मुझे बांटना होगा 4 पार्ट। आई हैव टू डिवाइड दिस टेंस इनटू 4 पार्ट्स, क्योंकि ये 4 पार्ट्स ही जब मिलते हैं ना तो वो पूरा का पूरा पास्ट टेंस बताता है। इसका मतलब ये है कि पास्ट टेंस सिर्फ एक टेंस नहीं होता है, यानी पास्ट टेंस में कितने पार्ट्स आते हैं? 4 पार्ट आते हैं। तो मतलब पास्ट टेंस को बनाने के लिए इन 4 पार्ट्स को हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल, तो सबसे पहले पास्ट टेंस होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, अच्छा सिंपल पास्ट का मतलब है बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी, वर्ब्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, ये भी मैं बताऊंगा। सिर्फ तो सबसे पहले क्या हो गया? सिंपल पास्ट। इसको हम सिंपल पास्ट के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट
कॉन्टिन्यूस। पास्ट टेंस में सबसे पहला वाला पास्ट कौन सा होता है? सिंपल पास्ट, और इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा वाला जो पास्ट टेंस में होता है वो आपका होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी पास्ट में ऐसी चीज़ जो लगातार चल रही थी उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में ले लेते हैं। तीसरा पार्ट ऐसा है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और लास्ट जो आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है, और पास्ट टेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इन 4 पार्ट्स को जब आप जोड़ोगे तो आपका पास्ट टेंस पूरा हो जाता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर ये तीनों कट गए तो पास्ट टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होएगी वो पास्ट इनडेफिनिट में चलेगी, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा जो होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। थर्ड पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, वर्ब का भी यूज़ होता है, और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों का यूज़ होगा। साथ में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊँगा जब हम इसको अलग से करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको एक एक पार्ट बताता हूँ। अच्छा बच्चों, आज सिर्फ हम एक ही पार्ट करेंगे पास्ट टेंस का, सिर्फ पास्ट टेंस ही करेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट और फ्यूचर हम 2 दिन के बाद करेंगे, राइट? तो आज ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप चाहे तो इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा इसको। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी टेंस में कोई भी दिक्कत आती है, कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है? मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आप मुझे कर सकते हैं रिप्लाई। तो बच्चों मैंने बोला कि पास्ट टेंस में सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पास्ट इंडेफिनिट बोल देते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो पास्ट इंडेफिनिट करने वाले हैं। आई थिंक लाइट पड़ रही होगी आपको। ओके चलिए, यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो इधर मुझे लिखना नहीं कुछ। चलिए बेटा, सबसे पहले हम आ जाते हैं पास्ट सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ये टेंस है, इसका रूल लिख लो बेटा। पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हर एक टेंस में एक सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है, और फिर इसके बाद क्या लग जाता है? आपका ऑब्जेक्ट लग जाता है, राइट? तो ये आपका टेंस, मतलब जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह देते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल है, मान लो मैंने लिखा सब्जेक्ट राम। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर राम, मैंने बोला राम डिड हिज वर्क। सब्जेक्ट राम, यहाँ पे राम क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि राम किसी काम को कर रहा है। वर्ब का मतलब क्या होता है कि वर्ब का मतलब किसी एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए।
यानी कि किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर काम हो रहा है, एक्टिविटी क्या है, डू, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है इसलिए मैंने यहाँ पर डू का क्या लगाया है, डिड लगाया है। आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होना चाहिए। अगर आप डू लिख रहे हो तो ये फर्स्ट फॉर्म में आता है, डू, डिड, डन। ध्यान रखना है बेटा, डू का मतलब होता है करना, करता है, करता। डिड का मतलब किया, डन का मतलब भी किया हो सकता है या करेगा, डन का मतलब भी क्या हो सकता है, किया। ठीक है, डिड का मतलब किया था लिख दो आप, राइट। अब इसको समझिए, राम डिड हिज वर्क। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया यहाँ पर, डिड, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्क, हिज वर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम डिड हिज वर्क, ये पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं बच्चे कि हिंदी में समझ कैसे पता लगेगा कि ये टेंस जो है वो पास्ट का है। सिंपल सी चीज़ है ना, आप समझ लो। आपको क्योंकि इंग्लिश में टेंसेस नहीं आने वाले, हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं आने वाले, लेकिन अगर बाई चांस कन्वर्जन आ जाता है तो आप कैसे करोगे, कि कन्वर्जन कैसे होता है बेटा, यहाँ पे होता है राम, राम ने क्या एक्टिविटी किस चीज़ की, डिड, काम करने की एक्टिविटी हो रही है, क्रिया किस चीज़ की है, हिज वर्क, उसने अपना काम किया। राम ने अपना काम, काम या कार्य एक ही बात होता है, काम किया। ठीक है, समझ में आया। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पे आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि राम ने डिड हिज वर्क। क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए आपको हिंदी आना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आपको इंग्लिश सीखनी है तो यू हैव टू थिंक in English, you have to understand, or whatever you are thinking about is that you should learn English hereby, right? तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, राम डिड हिज वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ, आप मुझे इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करके बताओ ज़रा क्या हो सकता है। मैंने बोला सोहन कल स्कूल गया था, मैंने हिंदी में लिखा है सोहन कल स्कूल गया था। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको एक चीज़ पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले कोशिश किया करो कि बिल्कुल सिंपल बनाओ। सिंपल बनाओ का मतलब इसमें से कोई एक ऐसी चीज़ देखो जिसको अगर मैं इग्नोर कर दूँ या मैं इरेज कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला। मतलब मैं बोल दूँ कि सोहन, अगर मैं कल को हटा दूँ तो मैं बोलूँगा सोहन स्कूल गया था। तो आप पहले इसका कोशिश करो बनाने का। क्या होगा, सबसे पहले क्या बोला मैंने, रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला। काम करने वाला कौन है, सोहन है ना। तो सोहन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सोहन सब्जेक्ट हो गया। दूसरा मुझे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब का मतलब एक्टिविटी। एक्टिविटी किस चीज़ की हो रही है, जाने की एक्टिविटी हो रही है। यानी कि वो गया है, स्कूल गया था ना, तो जाने की हो रही है। तो जाने को क्या कहते हैं, गो कहते हैं। लेकिन गो तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा गो का, वेंट हो जाएगा। सोहन वेंट, सोहन वेंट, कहाँ गया, सोहन वेंट टू स्कूल। पहले इतना समझ में आया। मैंने अभी सिर्फ क्या किया है, इस कल को इग्नोर कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं कल नहीं लिखूँगा तो वो गया था है, तो वो ऑलरेडी बता रहा है कि वो गया था का मतलब पास्ट में चला गया। तो पास्ट में चला गया क्या मतलब, कल नहीं लिखूँगा तो चलेगा, लेकिन मुझे कल मिल गया
अगर यहाँ पर कल लिखा हुआ मिला तो क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पर भी तो लिखना पड़ेगा ना इंग्लिश में। तो सोहन वेंट टू स्कूल, कब की बात हो रही है, कल। कौन सा वाला कल, पास्ट वाला कल, यानी कि बीता हुआ कल। उसको हम क्या बोलते हैं, येस्टरडे बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोहन वेंट टू स्कूल येस्टरडे। क्लियर हो गया आपको, समझ में आया क्या आपको, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। चलिए, होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बात पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं। अब ये था हमारा सिंपल पास्ट, बट आप एक चीज़ को देखो, सिंपल पास्ट में तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन भी बना दे, क्या नहीं वाला सेंटेंस, यानी कि इस पास्ट इंडेफिनिट के भी आगे पार्ट हो सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के भी कुछ पार्ट हो सकते हैं, यानी बिल्कुल सिंपल वाला हो सकता है कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाए। मैंने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिख दूँ तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट वाला। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट वाला। मैंने इसी सेंटेंस को यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, सोहन did not go to school। अब देखिए, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, ये टेंस तो बिल्कुल पास्ट वाला ही है, लेकिन इसमें जो रूल लग रहा है वो क्या लग रहा है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इसी के नीचे नोट कर लो। मुझे सब्जेक्ट तो चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पास्ट का है तो इसलिए मुझे क्या नोट करना पड़ेगा, यहाँ पर डिड लगाना पड़ेगा, डिड, और साथ में मुझे चाहिए नॉट। अच्छा, डिड क्यों लगाया, डू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डू होती है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म पास्ट में नहीं आती है, इसलिए हमने क्या लगाया, डिड लगाया, और डिड के साथ नॉट बिल्कुल कंपल्सरी है, वो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, डिड और नॉट साथ में होता है, याद रखना है, इसके बीच में कुछ भी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट चाहिए, डिड चाहिए, नॉट चाहिए, सब्जेक्ट और डिड नॉट लगेगा, फिर वर्ब लगेगी। अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखना कि जब भी आप डिड लगाते हो तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगी है, तो सेकंड फॉर्म लगी है, इसलिए जो आपकी दूसरी वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म वाली हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगती है, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है यहाँ पर। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में बिल्कुल सेम है ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए, ये वाला आपको डाउट नहीं होगा, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने क्या किया, दो चीज़ें कर चुके हैं हम। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सेंटेंस देखा, दूसरा हमने सीख लिया कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। अब थर्ड, क्वेश्चन भी तो हो सकता है ना, क्वेश्चन भी हो सकता है ना वहाँ पर। तो क्वेश्चन होगा तो ध्यान रखना आपको क्या करना है कि जो आप डू या डिड जो आप लगा रहे हो या हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो या वर्ब लगा रहे हो तो उसको ध्यान रख के चलना है आपको। मैंने एक एग्जांपल लिया। अब ये जो क्वेश्चन वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं
इंटेरोगेटिव, ये जो टेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, ध्यान रखना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये। एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। एग्जांपल हो गया, जो लास्ट वाला मैंने सेंटेंस लिखा था उसी को रिपीट कर लेते हैं। मान लो मैंने लिखा, मान लीजिए मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ और सिंपल सेंटेंस के बाद मैं नेगेटिव और नेगेटिव से फिर इंटेरोगेटिव पे आता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन एट ब्रेकफास्ट। मोहन ने क्या किया? ब्रेकफास्ट लिया। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि मोहन ने क्या किया है? ब्रेकफास्ट लिया है। अच्छा, ये सब्जेक्ट हुआ क्या? ये वर्ब हुआ क्या? वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म हो गया, क्योंकि एट जो है, एट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म क्या होती है? इटन, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई फॉर्म नहीं पता है तो मैं साथ के साथ ही लिख रहा हूँ, आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो मोहन एट ब्रेकफास्ट, राइट। सो ब्रेकफास्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जिस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल टेंस हो गया। क्या सिंपल सेंटेंस है ना? ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं, पास्ट में तो है, लेकिन मुझे बनाना क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? मैंने बोला था कि मोहन लगाना, एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या बताई थी मैंने? डिड और नॉट। फिर वर्ब की बोलो ना, हाँ, फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। मोहन डिड नॉट ईट, बाकी सारा सेम रहता है। क्लियर है? ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। यू हैव टू मेक नाउ इंटेरोगेटिव। Interrogative means you have to make a question out of this sentence, and the sentence is Mohan ate breakfast. You have to make an interrogative sentence. How would you make it? I will start by using the helping verb. This is the helping verb, and by using the helping verb in the first means did. Then subject means Mohan. After the subject you have to put the verb here. Did Mohan eat? Did is the second form of verb, and you have to use, if you are using did, then you have to use the verb that is first form of verb, right? So did is already second form, then you have to use eat because this is the first form. So did Mohan eat breakfast? Put the question mark after the sentence. This is interrogative. Why it is interrogative? Because I am asking a question that did Mohan eat ब्रेकफास्ट? क्या मोहन ने ब्रेकफास्ट किया? इसका मतलब हुआ क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन बनाना है आपको। और इंटेरोगेटिव को आप क्या बोलते हो? क्वेश्चंस। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले इंटेरोगेशन करते हैं। तो इंटेरोगेशन करके क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चंस पूछते हैं तो मतलब इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो रहता है वो रहता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे सिंपल में रहता है ना,
सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के बाद सिंपल में नेगेटिव आ जाता है, वैसे ही आपका क्या आ जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसको कुछ लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मैं इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा ये नेगेटिव भी है, इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन है तो हमें स्टार्ट तो वैसे ही करना पड़ेगा ना, डेट से, सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लेना है आपको, डिड मोहन नॉट। क्यों नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, सो नेगेटिव के लिए आप क्या यूज़ करते हो, नॉट यूज़ करते हो, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा डिड मोहन नॉट ईट ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन मार्क भी लगाना है बेटा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। रूल कुछ नहीं होता बेटा, रूल यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन वाला जब भी होगा यानी इंटेरोगेटिव होगा तो आपको सबसे पहले यूज़ करना है क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रूल होता है। और इसमें क्या आ जाएगा बताइए, डिड तो रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, नॉट लग जाएगा, तो नॉट लगा देना वर्ब से फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। ठीक है, लिख देता हूँ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नेगेटिव में डिड और नॉट दोनों यूज़ होता है, ध्यान रखना है। फिर लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, चलो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। कल हम करेंगे इसके बाद वाला सेशन जो हम पास्ट में रहेंगे, क्योंकि अभी पास्ट पूरा नहीं हुआ है। मैंने बोला था कि पास्ट में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो आज हमने सिर्फ सिंपल पास्ट को पढ़ा है। सिंपल पास्ट में हम जो 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें हम बिल्कुल अफर्मेटिव, बेटा इसको हम सिंपल पास्ट को क्या बोलते हैं, मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा है, इसको आप अफर्मेटिव भी कहते हो, याद रख लेना बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफर्मेटिव, देन यू हैव टू चूज आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, दैट इज विच ऑप्शन इज अफर्मेटिव, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये सब करने के बाद हम कल आगे जाएंगे, अपना पास्ट का ही सिंपल सेकंड वाला पार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस कल हम पूरा का पूरा अपना पास्ट ख़त्म कर देंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस पूरा हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट भी हम कर लेंगे, राइट। तो कल मिलते हैं हम लोग, और टाइमिंग जो है वो मैं आपको कंफर्म करूँगा, तो उसी टाइमिंग पे हम लोग क्लास रखेंगे और रेगुलर वही टाइमिंग रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी इस सेक्शन में डाउट होता है, कोई भी सेक्शन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई जल्दी करूँगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ एंड टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।